जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी मेहनत कर रहे होंगे। अभी नेवी ने नेवी की वैकेंसी आई और नेवी की वैकेंसी के अंदर 02 2025 का सेकंड इनटेक, 2026 का पहला इनटेक और 2026 का सेकंड इनटेक और 3 इनटेक का एक साथ एग्जाम हुआ। आईनेट 1 का एग्जाम एक साथ हुआ और उसके बाद में फेज 2 जो है, उस फेज 2 के अंदर इस तरीके से बच्चों को बुलाया गया कि जो बच्चे ने बच्चा फेज 2 देने जा रहा है, जैसे मान लो इनटेक 2025 का सेकंड इनटेक देने जा रहा है, वो बच्चा उसमें चाहे मेडिकल आउट हो, चाहे मेरिट आउट हो, चाहे एब्सेंट हो, उस बच्चे को, और वो एलिजिबल अगर है नेक्स्ट इनटेक के लिए, उन सब बच्चों को मौका दे दिया गया। उससे जो 01 2026 के लिए बच्चे एलिजिबल थे, उन बच्चों की जो कट ऑफ है वो आईनेट 1 की कट ऑफ कम नहीं हो पाई और वो बच्चे आईनेट इनटेक 01 2026 का फेज 2 नहीं दे पाए। मतलब आप सीधी सी कहानी ये मान के चलो कि नेवी ने आप लोगों के साथ में जो किया है वो थोड़ा सा ऐसा किया है, छलसा किया है, कि जिससे कि आप नेवी का एग्जाम, ये जो तीनों इनटेक का एक साथ एग्जाम, क्योंकि पहले अगर एक एक अलग अलग लगते, आप एक एग्जाम में बाहर होते, तो इनटेक 01 2026 का जो इनटेक, उसका स्टेज 1 जब लगता, आईनेट 1 जब लगता, रिटर्न लगता, उसमें आप बढ़िया मेहनत करके निकलते। अगर मान लो इसमें भी फेल हो जाते तो आप 2026 का जो दूसरा इनटेक है, क्या पता उसमें बढ़िया मेहनत कर लेते और उस वाले के अंदर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते, और फेज 2 में क्या पता तीनों में से तीनों में कितनी कितनी बार आपको मौका मिलता। लेकिन बात यह है कि नेवी ने आपको चांस ऐसा दिया ही नहीं है, और वो केवल मान के चलो कि आप वो केवल जो बढ़िया, जिन बच्चों का आईनेट 1 में स्कोर आ रहा है, जो तीनों में एलिजिबल है, वो हुई बच्चे बार बार तीनों इनटेक जो है उनका एग्जाम देते रहेंगे। अगर कोई बच्चा जैसे इंतजार कर रहा हो, 02 2026 का, एक बच्चे ने मेरे को भेजा, सर कट ऑफ से 1.5 मार्क्स कम है, तो हम पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 1.5 मार्क्स कम है तो आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस इनटेक के शॉर्ट लिस्टिंग के भरोसे बैठे रहो। आप आगे के बारे में अपनी जो प्लानिंग है वो करते रहो। जैसे एयरफोर्स की वैकेंसी है वो भी आ जाएगी, और नेवी की वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि नेवी की नई वैकेंसी, जब आपको नया फ्रेश रिटर्न देना पड़े, स्टेज 1 देना पड़े, और फिर आपको उसमें शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में स्टेज 2 देना पड़े, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़े से डेटा के बेसिस पे हम बात करेंगे, और ऑलमोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको अक्सर दिया करता हूं, और ये भी आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, जो नेवी ने पिछली बार किया, 2025 का पहला रिटर्न जो है वो एक साथ लिया, और एक साथ लेने के बाद में 3 वैकेंसीज नेवी ने फिल करी, और अभी उसका फिल करने का प्रोसीजर चल ही रहा है। तो इस पहला 02 2025 ये बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं सितंबर में। 01 2026 जिनका अभी फेज 2 होना है, ये बच्चे फरवरी 2026 में ज्वाइन करेंगे। फिर 02 2026 इनमें जो फेल हो गए वो, और जो इसमें पास हुए थे, जो बच रहे थे कट ऑफ से, कुछ नंबर अगर कम है तो उन बच्चों को वापस इसमें मौका मिलेगा, और उन बच्चों को जुलाई 2026 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप सोचो, 2026 का इनटेक है और उन बच्चों को जुलाई 2026 में ज्वाइनिंग दी जा रही है। सितंबर से वो बैच आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसी के बेसिस पे हम बात करें, वैसे कोई भी एग्जाम जो डिफेंस सेक्टर में अक्सर हुआ करता है, जैसे नेवी का हुआ या एयरफोर्स का हुआ, तो नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में जो वैकेंसीज है, और वो मतलब एक साल आगे चला करती है। 2026 की वैकेंसीज आपकी यहाँ से फिल हो रही है। 2026, अगर हम बात करें 2027 का जो पहला इनटेक होगा, उन बच्चों का ज्वाइनिंग कब होगा, क्योंकि ये 2026 का दूसरा जो इनटेक है उसकी ज्वाइनिंग है, जो आपकी किस कब होगी, जुलाई 2026 में हो जाएगी। तो 2027 का जब इनटेक आएगा, 2027 का इनटेक, उन बच्चों की ज्वाइनिंग कब होनी है, उन बच्चों की ज्वाइनिंग है होनी है फेब के अंदर या जनवरी के अंदर उनकी ज्वाइनिंग होनी है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, जो फेब में चल रहा है, जैसे 01 2026 की बात करूं तो फेब में ज्वाइनिंग है, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 01 2027 की जब वैकेंसी आएगी, तो उन बच्चों का जो फेब में अगर वो ज्वाइनिंग करवाना चाहेंगे 2027 में फरवरी मंथ में, अगर वो ज्वाइन करवाना चाहेंगे, तो उनका जो प्रोसीजर है वो इस वाले इनटेक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इस वाले इनटेक के अकॉर्डिंग मैंने कुछ डेटा को एनालिसिस करा, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप लोगों के लिए सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके निकाल के लाया हूँ। थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के ऊपर भी देख लेते हैं। जो 02 2025 वाले बेच के अंदर जो बच्चा है, उसके लिए एज का जो क्राइटेरिया 1 सितंबर 2004 से 29 सितंबर 29 फरवरी 2008 था। ऐसे ही आपके पास 01 2026 वाला जो बच्चा है, उसके लिए एज का क्राइटेरिया ये था, और 02 2026 वाला बच्चा है उसके लिए एज क्राइटेरिया ये था।
अब यदि जो 01/2027 की जो वैकेंसी आपकी आएगी, जो नोटिफिकेशन आपका आएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका डीओबी होगा वो डीओबी होगा एक्सपेक्टेड, इसके अंदर 6 मंथ आप प्लस कर लो, दोनों के अंदर 6 मंथ आप प्लस कर लो। और बाकी चांस देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 29 फरवरी है, तो 29 फरवरी, यहाँ पे 1 फरवरी आ गए, तो 1 मंथ का जो मौका बच्चे को इसको नहीं मिलना चाहिए था उसको भी मौका मिल गया। फिर 31 जुलाई है, लेकिन 1 जुलाई से तो 1 मंथ का मौका दे दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 6 महीने आगे बढ़ेगी। मतलब अगर 01/2027 का जो नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में जो बच्चे की डीओबी 1/1/2006 से लेकर 31/6/2009 के बीच में है, वो बच्चा एलिजिबल है। अब आप क्या उसके लिए एलिजिबल हैं क्या, तो कमेंट करके बताना। अगर आपका डीओबी 1 जनवरी 2006 से 31 जून 2009 के बीच में है, तो आप इनटेक 01/2027 के लिए आप एलिजिबल हैं। पहली बात ये होगी डीओबी की, क्योंकि सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि एज आपका क्राइटेरिया है या नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं, इसका नोटिफिकेशन जो आपका आना है वो उससे पहले ही आ जाएगा। जो बच्चे ज्वाइनिंग पर जाएंगे, 02/2026 वाले जब बच्चे ज्वाइनिंग पे जाएंगे, उनकी जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग है, उस ज्वाइनिंग से ऑलमोस्ट पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो जून या जुलाई 2026, मतलब ये आपका 2025 चल रहा है, अब से 5 या 6 महीने बाद में, 6-7 महीने मान लो, 6 या 7 महीने के बाद में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसका एग्जाम जो है, स्टेज 1 का जो एग्जाम है, अप्रोक्सीमेटली सितंबर में होना है, सितंबर के आसपास इसका एग्जाम होना है। और इसकी ज्वाइनिंग सितंबर में रिटर्न हो गया, फिर बाद में हो सकता है अक्टूबर नवंबर के अंदर उसका फेज 2 हो जाए, या दिसंबर में फेज 2 हो जाए, और फेब में उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये मैंने कंप्लीट 2027 का, जो बच्चे नेवी प्रेफरेंस देते हैं, जो बच्चे नेवी को प्रेफर करते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि अगर आप एलिजिबल हैं, इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, आपके पास चांस हैं, तो आप अपने रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं। और रिटर्न एग्जाम की अगर आपको बेसिक से प्रिपरेशन करनी हो, तो हमारा बैच चल रहा है कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर, वर्दी 3.0, और इस एक बैच से आपके बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सकती है। आप इसी बैच से अभी एयरफोर्स का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसी बेस से आप नेवी के जो अगले इनटेक आएंगे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, और टॉप लेवल तक की सारी चीजें सिखाएंगे। तो दोनों बेचेस की आपकी एक साथ प्रिपरेशन हो सकती है, एयरफोर्स की, नेवी की। फिर बाद में जैसे मान लो कि बेस की वैलिडिटी अगर खत्म हो जाए, तो फिर बाद में आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रेफर कर सकते हो। तो आप अभी रिटर्न की प्रिपरेशन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट बढ़िया करने के बाद में फिर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी। तो जैसे ही आपका एग्जाम आए, तब तक फिर आप प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया, एग्जाम बता दिया, डीओबी बता दिया। अच्छा, अगर इसमें बात हम करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात है डीओबी। अगर आप डीओबी में आते हैं, फिर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन। और अब जो नेवी है वो 12th अपेयरिंग जो बच्चे हैं उनको भी मौका दे रही है आजकल। जैसे आर्मी है, तो आर्मी के नोटिफिकेशन में भी 12th अपेयरिंग को मौका मिल रहा है। तो ऐसे आज नेवी ने भी 12th अपेयरिंग वालों को मौका दिया है। और अपेयरिंग वाले के साथ में ही इस बच्चे का, अगर देखो 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एसएसआर और एमआर। तो अगर मैं बात करूं एसएसआर की, तो वो बच्चा पीसीएम से पास आउट होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। जिस बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर 12th क्लास में है, वो बच्चा एसएसआर से फॉर्म भर सकता है। और अगर वो बच्चा 12th क्लास पास है, तो 50% मार्क्स उस बच्चे का एग्रीगेट होना चाहिए। इंग्लिश में कहीं क्राइटेरिया नहीं है कि इंग्लिश में आपका 50% हो। अगर आपने कहीं डिप्लोमा किया है, 3 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में वो डिप्लोमा आपका कवर होना चाहिए। अगर आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स के साथ में वो आपका कवर होना चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये पहले का जो नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, डीओ भी चेंज होती है ये वाली। और अगर एमआर की है, तो आपका 12th में अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर है, और 50% मार्क्स के साथ में अगर आप पास हैं, तो आप एमआर का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज, इसमें इंग्लिश का स्पेशल नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे एयरफोर्स में होता है ना, 50% इंग्लिश में मार्क्स होना जरूरी है, इसमें नहीं होता है वो। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, तो
नेट जो आपका एग्जाम होगा, पहला जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो कंपेरिजन टू फेज सेकंड वो थोड़ा सा टफ होता है। कट ऑफ जो है आई नेट 1 की कम जाया करती है, पेपर थोड़ा टफ होता है, और आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग आपका होगा, और 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होंगे। सारी चीजें यहाँ पर और भी लिखी हुई है। 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास फिजिक्स के होंगे, देखो यहाँ पे लो लिखा हुआ है, या मैं लिख देता हूँ, 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैथ्स के रहेंगे। मैथ्स कौन सी होगी? जो ट्वेल्थ वाली जो मैथ्स है वो वाली। 25 जो क्वेश्चंस है वो आपके फिजिक्स के रहेंगे, ये भी आपकी 12th वाली रहेगी। 25 जो क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश 11th 12th वाली रहेगी, और 25 क्वेश्चंस जो आती है उसमें जी आता है जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में अप्रोक्सीमेटली 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीजनिंग के आते हैं, बाकी कुछ थोड़ा जीएस का आता है, बाकी जीके का आता है। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती है, आपको पार करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक सही होगा तो 1 नंबर, गलत होगा तो माइनस का 0.25 आपको मिलेगा। तो ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। स्टेज 1 का है, स्टेज 2 में ये सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे, बस उसमें जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होता है, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती। ओएमआर बेस्ट टेस्ट आपका होता है, वो फेज 2 का होता है। वो जब आपको इन्फो जो आएगा, एक बार नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम पर आपको और बढ़िया तरीके से हम बता देंगे। स्टेज 2 के अंदर आपका रिटर्न भी होगा, रिटर्न के साथ में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी, इसमें जीडी नहीं होता है। और पीएफटी के अंदर वही है, वो आपका जो एयरफोर्स में होता है, आपका रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा, स्क्वेट्स होगा, ये आपका मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा, और आप आराम से इसको क्लियर। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोस्पेक्टस बता दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि बच्चे बाद में कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ चिल्लाया करते हैं, और हम आपको कहते हैं आप पहले से ही अपने आप की इतनी प्रिपरेशन कर लो कि आपको कट ऑफ के आसपास ना भटकना पड़े, आप कट ऑफ से बहुत बढ़िया मार्क्स लाएं, और अपना जो सिलेक्शन है वो फिक्स कर लें, क्योंकि कट ऑफ लास्ट टाइम पे जागने वाले बच्चों के लिए होती है। तो अभी से अपना टारगेट बना के रखें, चाहे तो एयरफोर्स नहीं तो नेवी, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐसी खुशखबरी भी मिल जाएगी कि अग्निवीर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो रिजर्वेशन जो आपका 25% है, उस 25% से बढ़ा के बहुत जल्दी हो सकता है 50, 60, 70, 75% कर दिया जाए, और जो कार्यकाल अभी 4 इयर्स का है उसको बढ़ा के 6 to 8 इयर्स कर दिया जाए। तो अभी बातें चल रही है, फाइनल कोई कंक्लूजन आएगा तो उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो 12th क्लास पास बच्चा होता है उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नेवी एयरफोर्स, और एक सपना होता है उस बच्चे के दिमाग में वर्दी का, तो वर्दी का सपना आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। अगर आपको फिर भी और कोई इंक्वायरी करनी हो तो मेरे नंबर हैं, आप ये वाले नंबर नोट कर लो, या फिर कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। 9511565573 ये नंबर है मेरे। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप, और कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी हो तो वो इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास इस सेशन के ऊपर एक छोटा सा कमेंट जरूर करना अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।